He is the grandson of Dr. Balram Jakarji, and he is the chairman of Bharat Christian Samaj, and he is also former chairman Punjab State Farmers and Farmer Farm Workers Commission, Chandigarh. So I'll be very happy, please come and address us how we should go about it. Thank you. बहुत बहुत खुशी है कि आपने यहाँ बुलाया हमें और मोनी साहब इज़ देयर, सेक्रेटरी जनरल साहब इज़ देयर, चांसलर साहब यहीं हैं। सबसे पहले मैं अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आप सेक्रेटरी जनरल ने, मैं आपका इतिहास और भारत कृषक समाज का इतिहास जो मिला हुआ है वो पहले वो बताना चाहूँगा। आपकी सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी आपके फॉर्मेशन से पहले, वो भारत कृषक समाज ने ही करी थी आपकी मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग। आई डोंट नो इफ यू नो इट, आई हैव गॉट द रिकॉर्ड्स, और वो डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ इसलिए मैं आपको बता दूँ। उसके बाद जब आपके केडी शर्मा जब सेक्रेटरी जनरल बने तो ही वॉज सेक्रेटरी जनरल ऑफ भारत कृषक समाज। भारत कृषक सरकार ने भारत कृषक समाज को बोला कि ये संस्था बनानी है, वी डोंट हैव अ सेक्रेटरी जनरल टू रन इट, तो उनको हमने यहाँ से आपके पास भेजा। सो ही रिजाइन फ्रॉम हियर, ही वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ भारत कृषक समाज विद पंजाब राव देशमुख जी, एंड ही बिकेम योर सेक्रेटरी जनरल। दिस आई नो इज क्योंकि हम भारत कृषक समाज में हम जो हमारा रिकॉर्ड है 1956 से 1980 तक 25 साल का रिकॉर्ड हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन का टॉपिक है। सो वी हैव अ मंथली डॉजर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो हम वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। 28 अगस्त को हम उसको आलोक सिन्हा जी इनॉग्रेट करेंगे, लाइक पब्लिक के लिए, रिसर्चर्स के लिए ढालेंगे, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ है उसके अंदर। So on that process of digitalization, when I joined as chairman, I had read about it. So yesterday, those 8 interns were working, tagging every article. So I asked them to do a search on your organization or what connect we have. And so we found this, that we did your first conference in January of 1961, I think. So I hope we can have renew contacts with your organization. So ये बात है. This is happening thanks to the Chancellor. Yes, obviously. So we are able to connect. So this is a connection. So this is I could say high level networking हो गया आपके कारण. So digitalization in agriculture में potential है. It has the potential to revolutionize the system beyond recognition. आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी का विजन है पैम्फलेट में, पर विजन को हकीकत में बदलने के लिए विजन से कुछ नहीं होता, एक सिस्टम चाहिए। और कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा चांसलर हो, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो डिलीवरी उतनी कर पाता है जितना सिस्टम उसको अलाउ करता है। तो सिस्टम को बदलना जरूरी है। नीति बनाने से, रिपोर्ट लाने से, भाषण देने से नहीं होने वाला है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। वी ओनली फॉल डाउन टू द लेवल ऑफ सिस्टम्स वी हैव रादर देन वी गो टू द विजन ऑफ व्हाट वी वांट टू अचीव। एंड आई थिंक उसके लिए डिजिटलाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प change the systems so that delivery can happen. So digitalization से क्या क्या हो सकता है? You can improve nutrition, supply chain efficiency, transparency, traceability, boosting farmer productivity, incomes. बहुत कुछ अच्छी बात हो सकती है। उस चीज़ के बारे में इंश्योरेंस कैसे करनी है, इंश्योरेंस के मॉडल्स कैसे बनाने हैं, दोज थिंग्स कैन कम विद डिजिटलाइजेशन। सो उन चीज़ों के बारे में ना बात करते हुए किसान की तरफ से farmer, what do farmers fear and why do they fear? Alok Sinha ji, you said that we need to get that fear out. So many of those fears are real and you can't get them out because they are grounded in reality, and this is what I would want to talk about. So digitalization के लिए 3 या 4 building blocks हैं। सबसे पहले है कंप्यूटिंग पावर जो इंक्रीज हो गया है। सेकंड इज द बैंडविड्थ, सेकंड इज द स्टोरेज कैपेसिटी। पहले स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, अब स्टोरेज कैपेसिटी बन रही है। एंड देन इज द सिग्नलिंग की बैंडविड्थ चाहिए कि आप इन क्विक रियल टाइम उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, उसको कर सकते हो। मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो पहले 10-15 साल पहले नहीं था, जैसे अब आ गया और वो भी बढ़ते जा रहा है। एंड डिजिटलाइजेशन विल हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड एनहांस यील्ड्स। मतलब मेन बात कम्युनिकेशन की है कि एक दूसरे से आप दूर बैठे बात कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। और डिजिटलाइजेशन से ये भी होता है कि किसान भाइयों को इतने सारे वीडियो मिलते हैं आजकल, यूट्यूब पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, फेसबुक पे मिलते हैं, और आधी से ज़्यादा जो फेक न्यूज़ चल रही है वो उल्टी बातें सिखाते रहते हैं।
कि सरकार की नीति कुछ होती है और लोग उसको जो खिलाफ सरकार के होते हैं उसको फेर बदल के उसको चीज़ें देते रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी डिजिटलाइजेशन का एक इशू है। कि किसान संस्थाएं ने जब 3 कृषि कानून आए देश में, प्रधानमंत्री जी बीजेपी सरकार कृषि कानून लाई देश में, तो उन्होंने किसानों से वार्तालाप नहीं किया। वो मेरे हिसाब से कोविड का समय था, वार्तालाप कर नहीं पाए, किया नहीं, तो उसके कारण बहुत आशंकाएं, बहुत फेयर जनरेट हुआ किसानों में कि इनसे नुकसान होएगा। मेरा मानना था कि अगर सरकार, और हम ये कहते रहे किसान संस्था की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, नीति आयोग में, कृषि मंत्रालय में, हम हर जगह मिले, किसान संस्थाओं को भी मिले, कि अगर आप किसानों से वार्तालाप समय से कर लेते तो बहुत सारी जो आशंकाएं थी वो वार्तालाप से दूर हो जाती, और कुछ चेंजेस जो किसान चाह रहे थे, जो सरकार बाद में तैयार हो गई थी करने के लिए, वो चेंज हो जाते, तो ये एग्रीकल्चर का जो रेवोल्यूशन है, जो वो देश में रिफॉर्म्स और आ जाता, पर वो स्टॉल हो गया। सेम चीज़ डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं हुए। वाइस चांसलर साहब आप बैठे हैं यहाँ पे, 2 बैठे हैं, चांसलर साहब हैं, सब हैं। तो व्हाट वी डिड एट भारत कृषक समाज, वी हेल्ड 4 कॉन्फ्रेंसेस, 4 वर्कशॉप्स ऑन डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर लास्ट ईयर। एक वर्कशॉप हमारी 2 दिन की हुई, जिसमें 30 किसान संस्थाओं के अध्यक्ष, नॉट मेंबर, अध्यक्ष से ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यूपी से कई किसान हैं, राकेश टकैत जी भी आए, नरेश टकैत जी भी आए, महाराष्ट्र से भी आए। वी हैड देम फॉर 2 days, 2 दिन के लिए हमने सबको बुलाया और डिजिटलाइजेशन पे एक्सपर्ट्स को लाए और उनसे उनको समझाने की कोशिश करी, उनकी जो आशंकाएं थे वो हटाने की कोशिश करी। वी वर इवन कॉल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज आफ्टर द कॉन्फ्रेंस वी रियलाइज दैट देयर वर लॉट ऑफ इशूज दैट वर नॉट एड्रेस्ड, बीइंग एड्रेस्ड। So उसमें मनोज आहूजा जी सेक्रेटरी साहब भी थे, other IAS officers were there. We presented to them, we let them ask us questions. So we did 4 conferences and I'm happy to say कि आशंकाएं रहती हैं, पर किसान संस्थाओं ने एजिटेशन नहीं किया कि हमें, जैसे कि किसान कानून नहीं चाहिए थे, कि हमें डिजिटलाइजेशन भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखो ना 80s में तो कंप्यूटर के खिलाफ भी लोग, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी कि हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, इससे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप और पीछे जाओ, तो अगर आप 100-150 साल पहले जाओ, तो इंग्लैंड में जब प्लाऊ आया था, हल आया था, ट्रैक्टर आया था, उसके खिलाफ भी एजिटेशन हुआ। तो कोई भी नई चीज़ आती है कि उसकी आशंकाएं, उसके फियर्स रहते हैं और उसकी एजिटेशन उसका होता है, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हमने ये किया। एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आए तो एक एग्री स्टैक करके, एक बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में डील करते हैं, आपने एग्री स्टैक के बारे में सुना होगा। एग्री स्टैक बेसिकली क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो उधार दे रहे हैं, और जो एडवाइजरी दे रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, खेती का, वेदर का, फसल का, उत्पादन का, ये सब चीज़ के डेटा वो एग्री स्टैक में वो जुड़ जाएंगे और उससे वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। उसमें किसान की सारी डिटेल जा रही है, मेरे परिवार की डिटेल जा रही है, मेरे ज़मीन की डिटेल जा रही है, सारा कुछ उसमें जा रहा है। तो एक जगह एक आदमी या एक कंपनी या सरकार, कोई भी एंटिटी जाके हर चीज़ का पता लगा सकती है। एज अ फार्मर आई एम वेरी अपसेट कि भाई मेरे से तो पूछा ही नहीं जा रहा है ना कि मेरा डेटा आप ले रहे हो, तो एज अ फार्मर आई एम वेरी अपसेट, मेरा कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। अब अगर सरकार बोलती है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, एग्री स्टैक का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप डिजिटलाइजेशन के फेवर में हूँ, मेरा भाषण ऐसे लगेगा मैं खिलाफ हूँ, परंतु मैं खिलाफ नहीं हूँ। मेरी आशंकाएं हैं, जो अगर सरकार अच्छी तरह नीति बनाए तो वो आशंकाएं को एड्रेस किया जा सकता है, उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको एड्रेस किया जा सकता है और बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्या बना सकता है। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ सिस्टम्स, द लेवल ऑफ गवर्नेंस वी हैव। अब सरकार कहती है, या एग्री स्टैक किसने बनाया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिज़ाइन किया एग्री स्टैक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं भी एक उसके से जुड़ा हुआ हूँ कहीं पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मेंबर्स हैं वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर है और एग्री स्टैक उनको ही गवर्न करेगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव ही एग्री स्टैक बना रहे हैं और खुद ही कानून बना रहे हैं कि उनको कैसे वो रेगुलेट करेगा, उस पर वो एडवाइस कर रहे हैं। सो देयर इज अ, मोनी साहब, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन यू एडवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यू आल्सो हैव टू बी केयरफुल कि हुज एडवाइस आर यू टेकिंग एंड हु आर यू गिविंग, बिकॉज द कॉर्पोरेट सेक्टर कुड यूज intelligent, sensible people like you to push their agendas without we realizing what we are doing. That you brought it. That's the reason only we connected 239 webinars as now. But this is a point I'm just stating. It has multiple benefits. अब क्या है कि सरकार बोलेगी कि कंसेंट तो हम हर किसान से ले रहे हैं और ऐसा ही होने वाला है। ये मतलब ये बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, ये
मोदी साहब का एजेंडा नहीं है, ये देश पूरी दुनिया में ये एक तूफान आ रहा है और ये तूफान को रोका नहीं जा सकता है, उसको मोड़ा नहीं जा सकता है, पर उस तूफान को एड्रेस करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। सरकार बोलेगी कि आपको सब्सिडी चाहिए, फर्टिलाइज़र सब्सिडी चाहिए, आपको गन्ने की कीमत चाहिए, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरा तो कंसेंट हो ही गया ना। सो इट इज़ डीम्ड कंसेंट, इज टेकन एज कंसेंट। अगर कोई स्कीम में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे को कंसेंट देना पड़ेगा, और वो कंसेंट सब्सिडी लेने के लिए जो कंसेंट है, that consent will say that my land data can be shared with the private sector, with corporate sector. जब ये कानून आए तो हम मनोज आहूजा जी के पास गए, जब ये एग्रीस्टैक का था तो हमने बोला भाई आप मेरे खेत का डेटा दे रहे हो, चलो आपको सरकार, मैं समझता हूँ सरकार किसानों से ज़्यादा समझदार है, और है भी क्योंकि उनके पास इतना इंटेलिजेंट पूल होता है। ऐसे जो कॉर्पोरेट प्याज खरीद रहा है, गन्ना खरीद रहा है, वो भी डेटा रियल टाइम में हमें दो कि कल कीमत चढ़ जाती है, जैसे आपने बोला प्राइस स्पाइक हो जाता है गन्ने का, या चीनी की दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, टमाटर के हो जाते हैं, आलू के हो जाते हैं, दालों के हो जाते हैं। तो ऐसे जितना जिस कॉर्पोरेट सेक्टर के पास वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है उसका डेटा पब्लिक डोमेन में डालो। तो हर आदमी अपना डेटा डालना चाहता है, केवल किसानों का डेटा लेना चाहता है, और वो कहता है कि बहुत अच्छा डिजिटलाइजेशन है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए चेयरमैन साहब, चांसलर साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको ऐसा होना चाहिए जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं चाहिए, हमें फेवरेबल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये कॉर्पोरेट वर्ड है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमें चाहिए कि जिससे मोनोपोलीज नहीं क्रिएट हो। और फिर क्या होएगा, आप देखिए जब एग्रीस्टैक बनेगा, जब लोन देने का टाइम आएगा, अभी क्या होता है कि एक रूरल बैंक होता है गांव में, जैसे मैं कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अबोर में एक कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, या रूरल रीजनल बैंक होते हैं, या छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती हैं जो लोन देती हैं किसानों को, ठीक है ना। तो कुछ किसान अच्छे होते हैं तो समय पे पैसे दे देते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं तो 4-4 साल ही पैसे नहीं देते हैं। तो एग्रीस्टैक विल हेल्प प्राइवेट सेक्टर आइडेंटिफाई गुड। आलोक सिन्हा जी अच्छे किसान हैं, अच्छे किसान से मतलब नहीं है, ऐसे किसान जो समय पे पैसा वापस देते। तो मैं आलोक सिन्हा जी को पकड़ूंगा, जाकर के पास नहीं जाऊंगा, ये तो गालियां भी देता है और पैसे भी नहीं लौटाता है। सो farmers, the good clients will go to the private sector, and the public sector will be left to address and to give services to farmers who are not the best quality at repaying capacity. So ultimately this will lead to demise of primary agriculture societies, demise of regional rural banks and the banking sector. और ये सवाल मैंने एग्रीस्टैक की मीटिंग में नाबार्ड के चेयरमैन से पूछा। नाबार्ड के चेयरमैन अग्रीड विद मी कि ऐसा है, पर हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो आप, पब्लिक मीटिंग थी। तो उन्होंने बोला कि हम हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव मंत्रालय कह रहा है कि हम कंप्यूटर देंगे। तो मैंने बोला कंप्यूटर देंगे, चलाएगा कौन वो कंप्यूटर, उसको सर्विस कौन करेगा? तो कहना आसान है, मेरा मतलब जब तक आप कोई पॉलिसी के फाइन प्रिंट में नहीं जाओगे, उसके नुआंसेस में नहीं जाओगे, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 दिन के कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर आएंगे जो उसके नेगेटिविटी के बारे में भी बोलेंगे। देखो मैं तो किसान संस्था की तरफ से आया हूँ, मैं तो अपनी ही बढ़ाई करे जाऊँगा, किसानों की समस्या रखूँगा, तो मेरे को दूसरी तरफ से भी उनको सोचना चाहिए प्राइवेट कंपनी को आते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जब ये सवाल उठाते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों नहीं कम्पीट कर पाएंगे एग्रीस्टैक में डिजिटलाइजेशन से, जो नया फ्रेमवर्क आएगा। कि अब देखो जब नोटबंदी हुई तो ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है वो देश की सेवा भी करता है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। जब नोटबंदी हुई केवल एक ही तरह के बैंक नोट कोऑपरेटिव बैंक था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप पैसा ले जा सकते थे, अपना पैसा चेंज कर सकते थे, पर हमारे बैंक को तो अलाउड नहीं किया। तो जो अच्छे कस्टमर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के पे चले गए। ये बार बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर विल नॉट बी एबल टू डिजिटलाइज to that effectiveness as private sector banks, and that's why they will, all the cooperative sector will lose out. और मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ कि डिजिटलाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनहेरेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कोऑपरेटिव बैंक, बिकॉज रूरल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अब जैसे दूध की बात करते हैं, आलोक सिन्हा जी, बहुत सारे लोग बोलेंगे अमूल से बढ़िया सक्सेस स्टोरी नहीं है। मैं सहमत नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पंजाब में कोई भी प्राइवेट दूध की कंपनी होती है, वो उस देश में, उस राज्य में, उस रीजन में जाती है जहाँ दूध बहुत मिल जाता है। समझो कि मैं एक शामली गांव में, मैं शामली के पास बहुत अच्छा दूध है, तो डेयरी वाला भी बोलेगा मैं शामली में ही सेंटर खोलूँ अपना कलेक्शन का, मैं क्यों जाऊँ बुंदेलखंड जहाँ पे अगर 1000 लीटर दूध
या 10,000 लीटर दूध एक ही गांव में मिल जाए तो मैं एक बुंदेलखंड की एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों जाऊं? तो उसी हिसाब से वो कॉन्सेंट्रेशन मिल्क पंजाब में बहुत अच्छा है। तो जब दूध के दाम ज़्यादा होते हैं तब सारा प्राइवेट सेक्टर पंजाब आ जाता है दूध खरीदने के लिए। जब रिटेल प्राइस दूध की गिर जाती है तो कोई दूध नहीं खरीदता है। तो क्या होता है, जो मिल्क फेड है, जो सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर सरकार बोलती है भाई किसानों को नुकसान हो रहा है, दूध खरीदो, तो वो सब दूध खरीदती है, उसको घाटा हो जाता है। अब अपने बोलें कि डिजिटलाइजेशन करो नेस्ले का और डिजिटलाइजेशन करो मिल्क फेड का, जो कोऑपरेटिव बैंक है, वो नहीं हो सकता ना, उसके पास तो पैसा ही नहीं है डिजिटलाइजेशन करने के लिए, बिकॉज इट इज़ डूइंग अ सर्विस टू द नेशन, इट इज़ डूइंग सो even if every service is made available, the background on which they operate, the circumstances in which the rural sector, the rural cooperative sector operates will never be able to compete with the private sector, because private sector का motive केवल profit है, और गलत नहीं है वो, इसीलिए private है ना, उसका ही profit बनाने का, नहीं तो वो है ही क्यों वहाँ पे। उसी हिसाब से लोग कहते हैं कि भाई cooperative क्यों नहीं successful हो सकते, अमूल successful है। चांसलर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके अगर दूध की प्राइवेट कंपनी होती तो आप गुजरात में दूध नहीं खरीद सकते थे। गुजरात सरकार प्राइवेट सेक्टर को दूध ही नहीं खरीदने देती गुजरात में। तो अमूल ने मार्केट क्रिएट किया, अमूल ने एक सिस्टम क्रिएट किया, केवल अमूल ही वहाँ से खरीदती। और अमूल क्या करती है, अमूल पंजाब जैसे राज्यों में, कर्नाटका जैसे राज्यों में जाती है और वहाँ दूध सस्ता बेचती है कि वहाँ के कोऑपरेटिव को मारने के लिए। इट इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज, इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड मोनोपोली, इसलिए वो सक्सेसफुल है। भाई यूपी में भी ऐसा करोगे, अगर आप यूपी में नेस्ले वेस्ले दूध नहीं खरीद सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं दूध खरीदेगी, यहाँ का भी कोऑपरेटिव सक्सेसफुल हो जाएगा। तो क्या इन्वायरमेंट है, दैट इज व्हाई द रोल ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, इन क्रिएटिंग दैट सिस्टम। फिर जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात आती है, बहुत सारे बाद में लोग ये भी बोलेंगे कि ये विदेशी कंपनी है, ये वॉलमार्ट आ रही है, ये फ्लिपकार्ट आ रही है, ये अमेजोन आ रही है, दीज कंपनीज कम, पर ये सब बकवास है। वो बकवास इसलिए है कि पैसे का, कैपिटल का कोई नेशन नहीं होता है, हर कंपनी में बाहर का पैसा लगा है। आपने ध्यान है कि जब थम्स अप बिक रहा था, कोका कोला आई थी, तो रमेश चौहान ने कितना अपोज किया कि ये स्वदेशी होना चाहिए और विदेश कंपनी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले थम्स अप किसने बेचा? रमेश चौहान ने दबाव बनाया लोगों का और जाके बेच दिया, कोका कोला को बेच दिया। उसी हिसाब से पेटीएम हुआ, जब नोटबंदी आई तो पेटीएम के शेयर बढ़ गए, सब बोले कि ये देसी कंपनी नहीं है, उसमें 80% पैसा पेटीएम में तो चाइना का, अलीबाबा का और दूसरे विदेशी स्टार्टअप्स का और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स का लगा हुआ है। सो कैपिटल हैज़ नो नेशनैलिटी। सो जब डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, लॉट ऑफ टाइम दिस कॉन्वर्सेशन कम्स अप कि ये फॉरेनर्स हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब अंबानी जी हैं, ठीक है ना जी, जितना डिजिटलाइजेशन का बजट है उससे ज़्यादा तो उन्होंने शादी में लगा दिया है पैसा। तो इन द सेंस कि अब रिलायंस को इंडियन कंपनी थोड़ी है, उसमें वो जब उसका एक लेवल आएगा, उसका वो टाइम क्या है, मैंने सोचा रिलायंस का नाम लिया आप उठ के आ गए तो मजाक कर रहा हूँ। So by sitting over there, I'm uncomfortable. Okay, I'm sorry. I was trying to understand कि आपका यहाँ आने का क्या अक्सर है। So anyway, मजाक करें। So कहने का मतलब है कि कोई कैपिटल नहीं होता है। नेशनलाइजेशन, देयर इज डिजिटलाइजेशन कुड हैपन बाय एनी कंपनी, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो, चाहे रशियन कंपनी हो, चाहे इंडियन कंपनी, उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लोग अपने अल्टीमेटली शेयर बेच देंगे, फॉरेनर्स आ जाएंगे, इंडियन आ जाएंगे। सो दैट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन। डिजिटलाइजेशन क्या करता है? इट क्रिएट्स अ मोनोपोली, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि मोनोपोली क्रिएट होगी, पर एक मोनोपोली क्रिएट होगी। 2000 के आसपास अमेरिका में 50% एडवर्टाइजमेंट, जैसे इश्तिहार आते हैं ना अखबार में हर दिन, जैसे पंजाब में हम रहते हैं तो हर दिन, आज भी दिल्ली के अखबारों में भगवंत मान जी की फ़ोटो है, महाराष्ट्र में भगवंत मान जी की फ़ोटो है। सो एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा जो बजट है वो अखबार, प्रिंटेड न्यूज़पेपर में जाता था 2000 में। परंतु जब से डिजिटलाइजेशन आया है, उसके 20 सालों में क्या हुआ कि गूगल 30% ले रहा है, फेसबुक 25% ले रहा है, अमेजोन 10-15% ले रहा है, और जो अखबार को इश्तिहार मिल रहे थे वो 20% ही रह गए। तो इन द सेंस कि दिस इज व्हाट बीइंग लार्ज इटसेल्फ इज अ प्रीमियम। सो आप जब डिजिटलाइजेशन करोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर which will lead to concentration of wealth will happen। इसीलिए आप देखोगे कि आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं, डिमांड हो रही है, बिकॉज दिस इज व्हाट इट अलाउज देम टू कैप्चर data and aggregated
डेटा अलाउज फॉर लार्ज स्केल मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट्स। जब ये किसान के जब अपने डेटा में आते हैं तो बहुत सारे लोगों ने एडिटोरियल्स और ओपिनियंस में लिखा चांसलर साहब कि क्या फ़र्क पड़ता है, आपने खेती का डेटा दे दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा। सो देयर टू इश्यूज टू इट, वन इज द इंडिविजुअल डेटा कि मेरे खेत का ले लिया, बट दे हैव द wherewithal, they have the technology to aggregate data and then do large scale manipulation of machine reading of the data or artificial reading of the data, and that is where problems come up. So सबसे ज़रूरी है कि हम रेगुलेशन बनाएं, एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस बनाएं, उनको कैसे इन्फोर्स करें, और जिस हिसाब के अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, जिस हिसाब के ऑफिसर्स हैं आज के दिन, आई डोंट थिंक सो कि उनको इस चीज़ की समझ है कि उनको कैसे रोका जा सकता है। बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है कि सरकार के जब समझ नहीं आती वो कंसल्टेंसी कंपनीज को हायर करती है, KPMG को हायर करती है, अदर्स को हायर करती है, अर्नस्ट एंड यंग को हायर करती है। वो विदेश में जो चल रहा होता है वो कहानियाँ यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि उनके क्लाइंट्स सो आई थिंक जब तक सरकार खुद अगर डिजिटलाइजेशन कामयाब करना है तो सरकार हैज़ टू डेवलप इन हाउस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड इश्यूज। बिकॉज मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास समझ है इस इश्यूज़ की, हम तो केवल मुद्दे उठा सकते हैं, पर किस चीज़ का क्या मतलब है, उसका क्या असर पड़ेगा 20 साल बाद, 10 साल बाद, वो सब सीखने ज़रूरी हैं। समय से क्या होएगा कि अभी आपका जो डेटा है वो सरकार रखती है, कि आपका जो डेटा है, आपका पैन कार्ड का डेटा सरकार रखती है, कल वो अमेरिका में स्टोर होएगा, कल वो प्राइवेट कंपनी गूगल स्टोर करेगी, कभी कोई स्टोर करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली कोई ना कोई अफसर आएगा, लोग सिन्हा जी वो बोलेगा कि टेंडर निकालो, टेंडर में गूगल देगा 1 पैसा, सरकारी कंपनी कोई देगी 2 रुपया, कोई प्राइवेट कंपनी देगी 4 रुपया। तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, L1 बिडिंग में वो सारा का सारा डेटा ओवर द पीरियड टाइम द डिपॉजिटरी विल गो टू प्राइवेट सेक्टर, एंड सरकारी डेटा प्राइवेट सेक्टर के पास रहने लग जाएगा। जो डेटा है, मैं समझता हूँ कि जो एग्री स्टैक का फार्मर्स का डेटा है, पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, अगर दे तो रेगुलेशन के साथ दे, पर विदेश नहीं जाना चाहिए। वो स्टोर हिंदुस्तान के धरती के अंदर, सर्वर्स के अंदर स्टोर होना चाहिए उनका बैकअप। वो अभी तक वो कानून मेरे हिसाब से वो भी नहीं है अभी तक। और हर समय एज अ फार्मर, दिस इज माई डिमांड, हर समय जब कोई भी शोभित यूनिवर्सिटी भी अगर मेरा डेटा यूज़ करती है कोई प्रोग्राम बनाने के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए, तो मुझे उसमें कोई ना कोई, मेरे को भी तो 1 पैसा मिलना चाहिए ना मेरे डेटा से। अगर मेरे डेटा से ही कोई कमा रहा है, किसान के डेटा से ही कोई कमा रहा है, तो उसमें किसान का भी हिस्सा होना चाहिए। वी शुड गेट सम शेयर ऑफ दैट मनी, और दैट आई एम नॉट सेइंग एवरी इंडिविजुअल फार्मर हैज़ टू गेट, वो एग्रीकल्चर के बजट में जुड़ जाए, जिससे फर्टिलाइजर सब्सिडी में या कोई सिस्टम में वो काम आ जाए, बट इट शुड नॉट बी फ्रीली अवेलेबल। दूसरी बात है, जब टाइम तो है ना, हाँ मेरा मतलब मुद्दे उठाने ना, जब किसान बोलने लगते हैं वो स्टेज ही नहीं छोड़ते हैं। तो दूसरी बात है कि जब डिजिटलाइजेशन होता है तो दीज कंपनीज क्रिएट जॉब्स। अमेजॉन बोलती है हमने 5000 लोग हायर कर लिए, कोई रिलायंस बोलता है हमने 10,000 लोगों को नौकरी दे दी। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि वी हैव क्रिएटेड सो मेनी जॉब्स, बट आप ये नहीं सोचते कि कितनी दुकानें आपने बंद कर दी, कितनी आपने सर्विसेज बंद कर दी, कितनी नौकरियां चली गई जो रिकॉर्ड ही नहीं है। बिकॉज डिजिटलाइजेशन से फॉर्मल इकोनॉमी की जॉब्स हैं वो ऑफिशियल जॉब्स है जिनका रिकॉर्ड होता है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है दे आर नॉट रिकॉर्डेड। सो फॉर एवरी 100 जॉब्स दैट आर क्रिएटेड, आई थिंक 1000 जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। It does not have to be, but we must recognize that it has a cost and we must be ready to address that recognition. फिर लोग बोलते हैं कि डिजिटलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। मैं मानता हूँ एफिशिएंसी बढ़ती है, बट एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? हर चीज़ की एफिशिएंसी है ना। जैसे मैंने कहा जॉब क्रिएशन है, अगर आप केवल देखोगे फॉर्मल जॉब्स क्या है जिसका रिकॉर्ड में आ गया है तो क्रिएशन है, बट इफ़ यू लुक एट दोज दैट हैव बीन लॉस्ट देन यू अंडरस्टैंड इट मे नॉट बी दैट गुड एट जॉब क्रिएशन। उस हिसाब से दैट ऑल्सो नीड्स टू बी सीन। तो फार्मर ओनरशिप की बात हो गई है, डिजिटलाइजेशन की बात होगी, और डिजिटलाइजेशन आलोक सिन्हा जी एक 2020 का कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। मैं कह रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट में ई डॉक्यूमेंटेशन ही मैंडेटरी नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखता है, कागज़ पे लिखता है चिट्ठी, वो उसको ये डॉक्यूमेंट भेज नहीं रहा है। मेरे को बताओ, मैंने पंजाब में जब था बहुत कोशिश करी, मैंने बोला कि आप डिजिटलाइजेशन छोड़ो, पहले आपस में तो चिट्ठी लिखो एक दूसरे को कंप्यूटर पे। वो लिखने को तैयार नहीं है, पर किसान का डेटा कॉर्पोरेट सेक्टर को देने के लिए सरकार तैयार है। तो आप ये जब 2 दिन का कॉन्फ्रेंस करो, आप बोलो कि पहले सरकार एक दूसरे को तो चिट्ठी कंप्यूटर पे लिखे, वो लिख ही नहीं रही है। सो देयर इज अ प्री रिक्विजिट, इफ यू वांट डिजिटलाइजेशन टू रीच इट्स पोटेंशियल वी हैव टू गो डाउन टू द ग्रास रूट्स। बड़ी बड़ी बातें करने से होने वाला नहीं है। और मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ डिजिटलाइजेशन का खत्म करने से पहले। जब
एज अ किसान मैंने खेत में देखा, फिर चेयरमैन फार्मर कमीशन था, फिर वो नॉलेज थी कि पेस्टिसाइड यूज़ करना बहुत एक प्रॉब्लम है, पर यूज़ करना पड़ता है किसान को। नकली दवाइयाँ मिलती हैं, दवाई गलत मात्रा में इस्तेमाल होती है, गलत समय पे इस्तेमाल होती है। सम पेस्टिसाइड्स यू कैन नॉट स्प्रे रात दोपहर को 2 बजे 40-50 डिग्री पे आप स्प्रे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाता है। कोई शाम को स्प्रे करनी है, कोई टमाटर की लिखा होता है, लोग उसको आलू पे कर लेते हैं, आलू पे लिखा होता है उसको नरमे पे कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं इसके बारे में। दुकानदार के पास जाते हो, मोटरसाइकिल बेचने जाओ, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस ऑल्सो, यू आर टीचिंग बिजनेस हियर। आप मोटरसाइकिल बेचने जाओ तो मैं समझता हूँ कि 4 मोटरसाइकिल हैं एक आदमी के पास, वो आपको वही बेचने की कोशिश करेगा जिसमें उसका मुनाफा ज़्यादा होएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ उसका बिजनेस है, पर जब आप वो पेस्टिसाइड वाली दुकान पे जाओ तो उल्टा पड़ जाता है कि मेरे पास 4 दवाइयाँ हैं, आपका आलोक सिन्हा जी ने टमाटर उगाए, मैं बोलता हूँ जी टमाटर की ले जाओगे, ये ले जाओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर ये वाली दवाई ले जाओगे ये बहुत बढ़िया ले जाओ, क्योंकि उसमें मेरे को 10 रुपये बन रहे हैं डब्बे के, उसमें मेरे को 50 रुपये बन रहे हैं, तो मैं आपको 50 रुपये की बेच देता हूँ। आपके टमाटर भी मर जाते हैं, आपके 50 रुपये भी लग जाते हैं, उसको 10 रुपये उसके बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ऐसे ये बिजनेस मॉडल है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो यू नीड डिजिटलाइजेशन विल हेल्प। तो हमने बोला कि जो भी और इसका पायलट भी किया हमने पंजाब में, जो भी दवाई कोई भी दुकानदार कोई भी पेस्टिसाइड केमिकल एग्रीकल्चर इनपुट किसान को बेचेगा, हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि उसको हर दिन स्टेट गवर्नमेंट को शाम को बताना पड़ेगा। और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो सेल फोन में 8वीं क्लास का बच्चा चला सकता था। 1 साल तक हमने दुकानदारों से सलाह मशवरा किया उनके, क्योंकि अल्टीमेटली दुकानदार ने फीड करना है, तो हमने बोला उसकी सहमति जरूरी है। हमने पूरा पायलट बनाया, पंजाब में चालू किया। आपका पंजाब में सेमिनार है। गवर्नेंस इतना बैड है कि अफसरों ने उसको लागू ही नहीं किया। पिछले साल से मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में गया और मनोज आहूजा जी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि वो लाएंगे, इलेक्शन से पहले नहीं लाए, और मेरे को उम्मीद है कि अब ये जो 100 दिन का प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है उसमें ये आ रहा है कि पूरे, मेरे को एश्योरेंस दी गई है कि पूरे देश में जो भी दवाई कोई भी केमिकल कंपनी नहीं, जो भी दुकानदार दवाई बेचेगा उसका स्टेट गवर्नमेंट सर्वर पे उसकी डेटा डाउनलोड उसमें ऑटोमेटिकली चढ़ेगा, एंड दैट मशीन रीडिंग कैन टेल यू ऑटोमेटिकली कि गलत दवाई जा रही है, क्रॉप जा रही है, और किसान को कुछ नहीं देना है, उसमें सब काम दुकानदार को करना है। तो अगर सही डिजिटलाइजेशन करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट है। अगर डिजिटलाइजेशन को गवर्नेंस नहीं करते तो वो चक्कू की तरह है, उसे टमाटर काट भी सकते हैं और उंगली भी कट सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहीं रखते हुए, कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो मैं मीटिंग के बाद यहीं हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप किसी को ऐसी चीज़ नहीं बोली हो जो नई लोग नहीं सुनना चाह रहे हो, पर मैंने कोशिश करी कि ऐसी चीज़ बोलें जो चीज़ नॉर्मली ऐसे कॉन्फ्रेंस में किसान की तरफ से क्या आनी चाहिए, उनकी आशंकाएं जो हैं वो हट सकती हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ गवर्नेंस एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस। थैंक यू सो मच।